नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं पंडित केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते ज्योतिष परंपरा चैनल पर। यहां आपको मिलेगी ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, स्वप्न विज्ञान एवं धर्म की सटीक जानकारी। जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं आज का वीडियो। आइए अब दूसरे लेक्चर में जानते हैं भावों के बारे में। जैसे आपके सामने यहाँ दो उदाहरण कुंडलियां हैं। इसमें मैंने लगन के अंदर पहला, इस वाले भाव में दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, चौथा, ऐसे भावों के नंबर लिखे हैं। यानी कि ये हुआ कि जो भी भाव लगन में है वो हमेशा पहला कहलाएगा और फिर गिनती एंटी क्लॉकवाइज शुरू होगी, यानी लगन को पहला गिना जाएगा। घड़ी से विपरीत दिशा में बाकी भावों को गिना जाएगा। घड़ी की सुई ऐसे चलती है और हम इससे बिल्कुल घड़ी की सुई के बिल्कुल विपरीत चलेंगे और 1 से 12 तक गिनेंगे। तो पहला भाव लगन हुआ, फिर दूसरा घर ये वाला बना, तीसरा घर ये, चौथा घर ये बना, पांचवा घर ये बना, छठा घर ये बना, सातवां घर ये बना, आठवां इससे अगला ये बना, नवा ये बना, दशम ये, 11वां ये और 12 ये, 12वां घर। अब ये 12 घर सिग्निफाई क्या करते हैं देखेंगे। ये जो पहला घर है जो लगन में पड़ा, ये सिग्निफाई करता है आपके तन को। ये खुद आप हैं। जब आपका जन्म हो रहा था उस वक्त यह लगन उदयमान, जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा इसको थोड़ी देर में धीरे धीरे डिटेल में समझते चले जाएंगे। पहले हल्का हल्का टच कर रहे हैं, फिर थोड़ा और डिटेल, फिर थोड़ा और डिटेल। ही मेरे पढ़ाने का तरीका है और बहुत कारगर तरीका है। अगर आप किसी और के वीडियो देख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्योतिष के अंदर, तो आप मेरे वीडियो देखिए, आपको मैं ज्योतिष चुटकी बजाते हुए समझा दूंगा और बड़ा मजा भी आएगा आपको। अभी तो मैंने हंसाना शुरू नहीं करा, आपको हंसाते हंसाते पढ़ाने की भी मेरे पास एक कला है। तो लगन में तन भाव बैठा है। ये तन भाव क्या है? ये खुद आप है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी सूझबूझ, आपकी बोलचाल, चाल ढाल, आपकी कद काठी, आपकी आवाज के अंदर जो कशिश है, मतलब जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है ना, जो पूरी बॉडी को डिफाइन करती है, आपका विवेक, वो सब आपके अभिमान, आपका ये सारी चीजें आपके लगन भाव से यानी तन भाव से देखी जाती है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसे सबसे पहले तन मिलता है, यह भाव उसी को दर्शाता है। फिर तन से अगला क्या चीज जरूरत पड़ती है? देखो भाई, जैसे ही आप संसार में आए तो आपको सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है? धन, कुटुंब और वाणी। ये भाव यानी कि ये जो दूसरा भाव है वो उसी को दर्शाता है। बच्चा पैदा हुआ, इंसान का बच्चा जानवरों के बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंसान के बच्चे की परवरिश बहुत लंबे समय तक परिवार के द्वारा की जाती है, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। और इंसानों के लिए कुंडली बनाई गई है, तो ये जो भाव है ये परिवार यानी कुटुंब का भाव है। कुटुंब से मिलने वाले सपोर्ट का भाव है। सीधे शब्दों में कहें तो ये धन का भाव है और यह भाव है वाणी का। अब आप कहेंगे वाणी इतनी इंपॉर्टेंट? भैया वाणी ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। अगर वो रो नहीं सकता ना तो भूखा मर जाएगा। तो ये जो भाव है तन मिलने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस भाव की बनी। ये गले का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है, ये द्रव्य का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, कुटुंब से मिलने वाली सपोर्ट का भाव है। फिर देखते हैं ये तीसरा भाव। तो तीसरा भाव बना पराक्रम भाव। नंबर यहाँ कुछ भी डले हो आपकी कुंडली के अंदर, इसको पहला भाव गिनेंगे जो लगन में होगा। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रखा है, पहले ही समझा दिया है कि लगन में जो है उसे पहला भाव गिनेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से उल्टी दिशा में चलते हुए पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो तीसरे भाव को हम बोलते हैं पराक्रम भाव। ये मेहनत का भाव है, ये छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, ये व्यर्थ की भाग दौड़ का भाव है। व्यर्थ की क्या, खेल कूद में जो भाग दौड़ होती है, अच्छी भाग दौड़ होती है, उसके लिए भी यही भाव है पराक्रम यानी कि मेहनत का भाव। और इससे भाई बहनों का भी विचार करा जाता है।
फिर तीसरे के बाद आता है चौथा भाव। पहला लग्न में पहला भाव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पर भी इसको दर्शाया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा भाव है। इसे बोलते हैं सुख का भाव। ये है माता का, भूमि का, गाड़ी का, सुख का, छाती का, ये भाव है। इस भाव से सुख देखा जाता है व्यक्ति का, कितना सुखी है वो। अगर ये भाव बहुत अच्छा है तो व्यक्ति बहुत सुखी होगा, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी उसको, वरना उनमें कमी आएगी। ये माता का भी भाव है। फिर इसके बाद आता है पांचवा भाव। पांचवा भाव यहाँ से गिनेंगे तो पांचवा आता है 1 2 3 4 5। पांचवा भाव संतान का भाव है, पेट का भाव है, अचानक से मिलने वाले धन लाभ का भाव है। ये जुए सट्टे लॉटरी शेयर बाजार से मिलने वाले गेन में जो अचानक गेन होता है उसका भी भाव है। यह विद्या का भी भाव है। विद्या का भाव ये भी होता है शुरुआत की विद्या का। अब ये स्किल का भाव होता है, विद्या ना कह के इसको स्किल का भाव कहेंगे। समझाऊंगा क्यों। देखो, अगर यहाँ पर जो भी ये भाव है इससे धन प्राप्त हो रहा है या धन आपके पास रुक रहा है, तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास कोई विद्या होनी चाहिए जिससे आप उस धन को अपने पास रोक सकें, उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो ये धन भाव स्किल भी देता है। ऐसे ही ये आय भाव जो होता है ये भी स्किल देता है। और बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो संतान का जो भाव बता रहा हूँ, ये जो बुद्धि का भाव है, जितनी विद्या होगी विद्या से आय प्रतिष्ठि जाएगी। हमें हर ग्रह अपने सप्तम स्थान को जरूर देखता है, तो विद्या मिलेगी तो आय भी बढ़ेगी। यह भी स्किल का भाव है। शुरुआती शिक्षा का भी भाव माना जाता है इसको, क्योंकि जब आप पैदा हुए उसके बाद जो कुटुंब से जो शिक्षा मिली वो भी तो यहीं से देखी जाएगी। एक छोटी मोटी स्किल एक्वायर का भी भाव है। फिर ये पांचवें भाव के बारे में बात कर रहे थे, ये संतान का भाव है। जैसे मैंने बताया पेट का भी भाव कहलाता है, और संतान के भाव से ये देखा जाता है कि आपकी संतान कितनी होगी, आपकी आज्ञाकारी होगी कि नहीं होगी, आपको अचानक से धन लाभ मिलेगा कि नहीं, आपकी फॉर्मल एजुकेशन यानी विद्या कितनी रहेगी और कितनी सफलता आपको उसमें हासिल होगी। फिर इसके बाद आता है छठा भाव। का छठा भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता। ये जो छठा भाव होता है ये दिखाता है रोग, ऋण, दुर्घटना, शत्रु, मुकदमा, मामा, इन सबको दिखाता है ये। फिर उसके बाद आता है जब संतान प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति निरोगी होना चाहता है। और निरोगी क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो शादी करना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को संतान कोई जब ही देगा ना जब वो निरोगी नहीं होगा। तो पहले रोग मुक्त हो व्यक्ति अगर है, उसको निरोगी होना है, फिर उसे कोई अपनी कन्या देगा। ये जो जाया भाव है यानी कि जो स्पाउस का भाव है, अगर पति है तो पत्नी का घर हो गया ये, अगर स्त्री की कुंडली है तो ये उसके पति का घर होगा। इससे देखा जाता है आपके पार्टनर के बारे में, आपकी पार्टनरशिप के बारे में, आपके डेली वेजेस के बारे में जो आप डेली कमा के ला रहे हो। आपके व्यापार का भी घर यही है। व्यापार में नफे नुकसान का भाव यही होता है। फिर इसके बाद आता है अष्टम स्थान। अष्टम स्थान है मृत्यु का स्थान, आयु का स्थान। ये अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इससे आयु, मृत्यु, तुल्य कष्ट, खुद मृत्यु, पुरातत्व, गूढ़ रहस्य, रिसर्च, गुप्त मंत्र, ठीक है, गुप्त युक्तियां, इन सब का विचार किया जाता है। फिर इसके बाद आता है नवम स्थान, जिसे भाग्य स्थान भी कहा गया है। ये जो स्थान होता है ये धर्म का, भाग्य का, पिता का, विदेश यात्रा का भाव कहलाता है। अगर ये भाव अच्छा है तो व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है और उसकी धर्म में रुचि होती है। फिर आता है दशम स्थान, 10वां स्थान जिसे कहा गया है। 10वां स्थान या कर्म स्थान जिसे कहा गया है। यह कर्म स्थान आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है, यानी जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते, कैसा काम करते हैं, कितनी उस पर आपका उस काम में कितना अधिकार आपको मिलता है। अगर ये स्थान अच्छा हो तो व्यक्ति को अच्छे प्रमोशन मिलते हैं, अच्छी पदवी मिलती है। ठीक है, यह स्थान, जैसे मैंने 9वें स्थान के बारे में बताया, पिता का स्थान है। ये दशम स्थान, कहीं एस्ट्रोलॉजर्स गलती करते हैं कि दशम स्थान पिता का स्थान है। एक्चुअली में पिता का स्थान नहीं है,
पिता के किसी उच्च पदवी पे होने से बच्चे को जो बेनिफिट मिल जाते हैं, ये उसका स्थान है। यहाँ पर पिता की उच्च पदवी देखी जाती है, पिता इसी स्थान से देखे जाते हैं। समझ में आ गई? उस पिता की कुछ रैक पैट है, कहीं अच्छी उठ बैठ है, उसकी वजह से, या वो बड़े अधिकारी हैं, उसकी वजह से संतान को कुछ मिल गया, तो उसको दशम स्थान से यानी कर्म स्थान से देखा जाएगा। ये अथॉरिटी है, अधिकार है, कर्म क्षेत्र के अंदर राज से मिलने वाला सुख है, राज से मिलने वाला गेन भी इसी से देखा जाता है। सरकार आपकी कितनी इज्जत देगी आपको, सरकार के द्वारा आप सम्मानित होंगे या नहीं होंगे, सरकार से मतलब है जो भी अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा, ठीक है। आप कितनी ऊंची पदवी तक पहुंचेंगे। कोई कोई व्यक्ति होता है बहुत ऊंची पदवी पे नहीं लगता, लेकिन प्रमोशन समय से मिलते हैं और वो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है अपने काम कार्य क्षेत्र में। लोग CEO तक बन सकते हैं अगर ये स्थान अच्छा हो, बिना इसके नहीं बन सकते। फिर आता है 11वां घर, ये होता है आय का घर, इनकम का घर। ये सबका फेवरेट है आज की डेट में। हर आदमी चाहता है मेरी इनकम अच्छी हो। अगर आपकी इनकम अच्छी है ना, आप 100 परेशानियों से भी लड़ लोगे, कम से कम हिम्मत तो आ जाएगी, क्योंकि इनकम के बिना बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी चलाने में। इनकम ना हो तो एक मुसीबत जो आपके पास आती है वही बहुत बड़ी बन जाती है। इनकम का और धन का भाव ये दोनों अलग अलग है। ये आप जो कमा के ला रहे हो, जो आपके घर में पैसा आ रहा है, ये उसका भाव है। ये भाव इसको दर्शाता है कि आपके घर में कितना पैसा रुका हुआ है। हो सकता है ये पैसा किसी और ने आपको बस दे दिया हो, ये धन। समझ आई बात? ये इनकम है, आप कितना कमा के ला रहे हो। आप लाए 1,90,000, खर्चा हो गया 10,000 बचा, वो 10,000 इधर से दिखता है और ये दिखता है 1,00,000 आया, तो ये भाव अच्छा होगा तो ज़्यादा इनकम घर में आएगी। फिर ये देखते हैं व्यय का, ये भी अच्छा भाव नहीं माना जाता। ये छठा भाव, ये 8वां भाव होगा और ये 12वां भाव होगा और ये तीसरा भाव होगा। ये तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, इनको अच्छा नहीं माना जाता। ये जो 12वां भाव है ये व्यय का भाव है। इनफैक्ट ये व्यर्थ के खर्चे का भाव है, सिर्फ व्यय का भाव नहीं है। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है। ये मोक्ष का भी भाव है, ये अस्पताल के खर्चे का भी भाव है, ये मुकदमे में होने वाले खर्चे का भी भाव है, ये चालान में होने वाले खर्चे का भी भाव है, ये दंड का भी भाव है, जेल या दंड मतलब जेल यात्रा का भी भाव है, ठीक है। और नशे पत्ते का भी भाव है। आदमी नशेड़ी तो नहीं बनेगा, नशे में भी तो व्यर्थ पैसा करता है ना, वो वेस्टेज करता है। बुरी स्त्रियों के पास जाते हैं कुछ लोग, वहाँ पे भी पैसा वेस्ट करते हैं। तो ये इस प्रकार के सही अशुभ का भी भाव कहलाता है। वाइफ के साथ रिलेशनशिप, ये है वाइफ के से दूर कहीं रिलेशनशिप, गलत इलिसिट रिलेशनशिप, इनके बारे में आजकल तो बड़ी सोसाइटी ओपन हो रही है, लेकिन इनके बारे में लोग बात नहीं कर सकते, उन्हें छुपा के रखना चाहते हैं। वो 12वें घर से देखे जाते हैं। ये बुरा घर है। अगर ये पीड़ित हो जाए तो आदमी ऐसी गलत संगतों में, गलत नशे पत्ते में पड़ के अपने जीवन को काफी नुकसान पहुंचा लेता है। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने एक और कुंडली है। मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सब ऐसे नंबर डाल दिए और यहाँ पर एक कुंडली बनाई है। अब इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर डले हैं। पहले मैंने नंबर नहीं डाले थे, यहाँ पर नंबर डाले हुए हैं। तो अब आप मेरे से क्या क्या सीख चुके हैं? अब आप मेरे से ये सीख चुके हैं कि ये जो पहला घर है इसी को लगन बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी नंबर पढ़ाओ, जैसे यहाँ पे 6 नंबर डाला हुआ है, तो व्यक्ति का जो लगन है वो 6 नंबर यानी कन्या राशि का हो गया, जिसके देवता बुध बनते हैं। तो इसकी लगन राशि क्या बन गई या इसका लगन क्या हुआ? हमने क्या क्या सीखा उसको हम समराइज कर रहे हैं। वो बन गई कन्या, इसके देवता बुध होते हैं, ठीक है जी। अब मान लीजिए इसकी चंद्रमा यहां बैठे हैं, यहाँ बैठे, तो 9 नंबर पे चंद्रमा बैठे हुए इस कुंडली में। तो इसकी चंद्र राशि या सिर्फ जिसे राशि कह देते हैं वो कौन बनी? धन, गुरुदेव की, बृहस्पति जी की राशि। 9 नंबर और 12 नंबर गुरुदेव बृहस्पति की राशि होती है, ये वो बनी। 6 और 3 नंबर की राशि बुध देवता की होती है, तो लगन बुध देवता का बना। और
चतुर्थ स्थान और सप्तम स्थान के मालिक 9 और 12 पे हमारे बृहस्पति भगवान हुए। बैठे चौथे नंबर पे चंद्रमा है। बाकी ग्रहों की स्थिति में नहीं दिखा रहा हूँ, हमने जो अब तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर रहे हैं। अब इस कुंडली से मुझे क्या पता चलता है? इस कुंडली से मुझे पता चलता है, जरा हम जो बेसिक चीजें जो जान सकते हैं इस कुंडली को अभी तक देखते हो क्या क्या है। पहला घर ये है, तो मैं इसको अगर मैं किसी और रंग से लिख दूं तो पहला घर ये है। इस तरीके से दूसरा घर एंटी क्लॉकवाइज जाके ऐसे, फिर तीसरा घर ये, चौथा घर ये, पांचवा घर ये, छठा घर ये, सातवां घर ये, आठवां घर ये, नौवां घर ये, 10वां घर ये, 11वां घर ये और 12वां घर ये। ऐसे नंबर, ऐसे हम गिनती करते हैं घरों की। नंबर कुछ भी डाला हो, आपकी कुंडली में भी नंबर कुछ भी हो सकता है। पहले 1 से ही शुरू होती है, 1 से 12 तक कोई भी नंबर, कोई भी राशि आपके लगन में आ सकती है और उसी हिसाब से आगे गिनती शुरू होती है। जैसे जहां पर 12 आ जाएगा, 6 से गिनती शुरू करें, यहाँ 12 आ गया तो फिर गिनती 1 से शुरू हो जाएगी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, समझ में आई बात? फिर 6 आ गया। तो ये 12 घर है, इन 12 घरों की गिनती इस प्रकार से शुरू होती है। लगन में जो भी कोई भी नंबर आ सकता है, ये घर पहला ही गिना जाएगा। अब देखेंगे, मैं अगर आपको कहूं कि इस कुंडली के अंदर जो 6 नंबर से कन्या लगन की ये कुंडली शुरू हो रही है, इस कुंडली के अंदर कर्म स्थान का मालिक कौन बना? तो इस कुंडली में जो 10वां स्थान है वो ही कर्म स्थान होता है। ठीक है, जो 10वां स्थान है वो कर्म स्थान हुआ। और कर्म स्थान यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 नंबर यहाँ आ रहा है। ये 10वें स्थान पे राशि आती है 3, और 3 नंबर का मतलब बना मिथुन राशि। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप एक रजिस्टर लगा लीजिए, उसमें लिख लीजिए। जब मैं बोलता हूँ पीछे रेफरेंस भी ले सकते हैं, या पीछे जाके मेरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मिथुन राशि का देवता बनते हैं बुध। तो इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर कर्म का जो डिपार्टमेंट है वो बुध देवता के पास गया और वहां पे मिथुन राशि पड़ी। अब इस व्यक्ति की आय के मालिक कौन बने? इस व्यक्ति की आय के मालिक बने, 4 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर आय का घर होता है। ये जो 11वां घर है यही आय का घर होता है। यहाँ 4 नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे आय के जो मालिक हैं वो हो गए 11वें घर के मालिक। और आय के घर के मालिक पे 4 नंबर डाला हुआ है, यानी कि कर्क राशि है। और कर्क राशि किसकी होती है? चंद्र देवता की होती है। यानी कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर इनकम देने की जिम्मेदारी चंद्रमा देवता की आई। इस तरीके से हर चीज देखी जाती है। जैसे इस व्यक्ति का भाग्य किसके अंदर आया? 2 नंबर की राशि वृष राशि, जो कि शुक्र देवता की होती है। और शुक्र देवता की एक राशि और होती थी जो कि यहाँ पर है, यानी कि धन भाव में। यानी कि इस लगन के अंदर धन, कुटुंब, वाणी, गला, अच्छा भोजन और भाग्य, पिता, विदेश यात्रा, इन दोनों स्थान के मालिक 2 और 7 नंबर, 2 नंबर वृष राशि, 7 नंबर तुला राशि, दोनों के मालिक कौन होते हैं? शुक्र देवता होते हैं। इस तरीके से अलग अलग घरों के स्वामी का विचार करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप एक और राशि देख सकते हैं। ये 3 नंबर से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए हर चीज लिखी है कि इसको पहला ये लगन है, इसको पहला धन घर, दूसरे को धन घर, तीसरे को पराक्रम घर, ये सब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और इस कुंडली के अंदर लगन क्या हुआ? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे जो होती थी वो मिथुन राशि होती थी, हम याद कर चुके हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो लगन इसका बुध बना। ठीक है, चंद्र राशि इसकी क्या बनी? चंद्र राशि इसकी बनी, चंद्रमा देखिए कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं जहाँ पे 12 नंबर लिखा है। घर ये 10वां बनता है, भाव ये 10वां बनता है, लिखा यहाँ पे 12 नंबर है, यानी कि मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। मीन राशि बृहस्पति भगवान की, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जी की होती है। बृहस्पति भगवान माने जाते हैं, उन्हें देवता कहना भी छोटी बात है। भगवान उनको कहते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, जो ईश्वर में स्थित है। देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, उनकी पहुंच है ईश्वर तक, उनकी तपस्या है। वो भगवान विष्णु के दर्शन करने जा सकते हैं जब उनका दिल चाहे। भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं जब उनका दिल चाहे। दिल चाहे मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनकी पदवी इतनी ऊंची है, उनके पुण्य प्रताप इतने ज्यादा हैं, तो इसीलिए उनको देवगुरु बृहस्पति को भगवान भी
कहा जाता है। अब ये चीज आपने यहाँ पे समझ ली। अब इस कुंडली के अंदर एक दो क्वेश्चन आंसर देंगे। इस कुंडली के अंदर पराक्रमेश कौन बनेगा? तीसरे घर का मालिक, पराक्रम का मालिक पराक्रमेश बनेगा। 5वां नंबर यानी सिंह राशि पड़ेगी यहाँ पर। ये सूर्य देवता इसके पराक्रम के मालिक बनेंगे। इस कुंडली के अंदर ऋतु स्थान का स्वामी कौन बनेगा, यानी षष्ठेश यानी छठे स्थान का स्वामी कौन बनेगा? यहाँ पे गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 और ये छठा स्थान पड़ेगा। नंबर 8 लिखा हुआ है। 1 और 8 ये मंगल देवता की राशि होती है, यानी इस स्थान के अंदर इनकम के 11वें घर के यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है और छठे घर के यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है। उस स्थान के मालिक मंगल देवता बने, यानी इस कुंडली के अंदर मंगल एक बुरे घर के, इस स्थान के बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। कुछ इसको बुरा मानते हैं, कुछ इसको अच्छा। आज कलयुग के हिसाब से तो ये अच्छा ही स्थान है भाई। तो ये इनकम का स्थान है, ये मंगल देवता के पास है। इस कुंडली के अंदर मृत्यु स्थान का मालिक कौन आया, किसके पास आया? मृत्यु स्थान का मालिक बने 10 नंबर जहाँ पे लिखा है, यहाँ से 8वें घर का स्थान जो होता है वो मृत्यु स्थान होता है। ऐसे गिनते हुए चलेंगे उल्टी साइड। ये 8वें घर पे 10 नंबर डाला हुआ है। शनि देव इसके मालिक बने। तो हमने यहाँ पर राशियां देखनी सीखी, और राशि कौन सी पड़ी? 10वें स्थान पे, 8वें स्थान पे यानी मृत्यु के स्थान पे 10 नंबर की राशि पड़ी। और ये राशि कौन सी है भैया? ये मकर राशि होती है। क्या होती है? ये मकर राशि होती है। मकर के स्वामी शनि होते हैं। कुंभ के 11 नंबर के भी स्वामी शनि ही होते हैं, यानी कि मृत्यु के भी मालिक शनि बने और भाग्य के भी इस कुंडली के अंदर मालिक शनि देवता बने। उनको कहाँ बैठेंगे उस हिसाब से उसका फल देंगे। इसके बारे में हम डिटेल में और अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखें और इन चीज़ों को नोट करें। जब आप इन्हें नोट करेंगे तो एग्जैक्ट इतना सारा नोट नहीं करना पड़ेगा। मेन बातें, जैसे ये नोट कर लिया कि पहला भाव है, एक कुंडली बना ली छोटी सी कि हाँ इसको इस तरीके से। और मेरी वीडियोस को आप एक से ज़्यादा बार भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। सिर्फ देखने भर से ही मैं आपको याद करा दूंगा सब कुछ। ये खासियत है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपका थोड़ा दिमाग तेज है तो आपको ऐसे कोई किताबों में भी ज़्यादा नोट नहीं करना पड़ेगा, और आपको चीज़ें मेन बातें नोट करनी पड़ेंगी जिन्हें भूलने का डर है। बाकी आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। आशा करता हूँ आप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आगे बहुत गूढ़ रहस्य भी आपके सम्मुख लेके आने वाला हूँ, जिनके बारे में ना तो लोग ठीक से बता पाए हैं आज तक, ना मुझे लगता है कि वो शायद YouTube पर पूरे उसकी चर्चा ही पहली बार होगी। ऐसे ऐसे विषय लेकर मैं आपके सामने तो आने वाला हूँ। थोड़ा सा सीख लीजिए पहले कुंडली को थोड़ा सा समझना, ताकि उन जो गूढ़ रहस्यों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे लोग बता देते हैं इसका मालिक यहाँ बैठा, उसका मालिक मैं यहाँ बैठा और धनी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है बिल्कुल भी यार। जिंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे होता है आदमी? मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा जो जो मुझे आता है। ईश्वर की प्रेरणा से मैं ये वीडियोस आपके लिए बना के ला रहा हूँ, क्योंकि आज तक व्यक्ति क्या करते आए थे, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई ज्योतिषी नहीं हुई, लेकिन वो लोग ये करते थे कि कोई उत्तराधिकारी अच्छा सा नहीं चुनते थे और नेपोटिज्म में विश्वास रखते थे। अपनी संतान है उसी को सिखाएंगे, और वो निकम्मी निकल गई तो जान लो, ठीक है। फिर कभी ईश कृपा से कोई पैदा हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्टडी करेगा, यानी कि वो जीरो से शुरू करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता। मैंने जो बड़ी मेहनत से चीज़ सीखी है, मुझे जो बड़ी मेहनत से परंपरा के तहत जो चीज़ मिली है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसे जरूर 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 सीखिए। किसी एक व्यक्ति ने भी अच्छे से ये सीख ली तो मैंने अपना ज्ञान किसी को आगे पहुंचा दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। ईश्वर की प्रेरणा से मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ वीडियो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो इन्हें दिल लगा के सीखिए, ठीक है। आप मेरे से हस्तरेखा एवं कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, मेरे से हस्तलिखित कुंडली बनवा सकते हैं, मुझसे अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप या कांटेक्ट करें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपना जन्म विवरण देकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समाधान दे सकूं। कोई विशेष कुंडली पर वीडियो भी बना सकता हूं।
मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। राम राम, धन्यवाद।